तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हमारा जो आज का विषय है वो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। ये पाठ है पार्ट 2, कक्षा 6 और जियोग्राफी, इसको भूगोल भी बोलते हैं। तो इस पाठ का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। बच्चों, जैसे आपको मैथ पढ़ना है, गणित विषय जब आप पढ़ते हो तो जब वो विषय आप तभी पढ़ सकते हो उसमें पहले जमा, घटा, गुना ये सब आपको आता होता है, तभी हम गणित के जो प्रश्न हैं वो अच्छे से हल कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों, हम अक्षांश और देशांतर ये समझे बिना हम भूगोल विषय को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस पाठ में हम आपको ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर इसके बारे में समझाएंगे। तो हमने जो अपना पहला पाठ पढ़ा था वो था सौरमंडल। तो उसमें आपका एक ग्रह था पृथ्वी। जो पृथ्वी ग्रह था बच्चों, उसमें आया था कि पृथ्वी ग्रह जो है हमारा वो गोलाकार नहीं है। यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ा चपटा और मध्य में थोड़ा उभरा हुआ है। तो ये हम आपको पाठ 1 सौरमंडल में बच्चों हमने आपको पढ़ाया था। तो अब हम इस अध्याय में क्या है कि हम अपने ये देशांतर जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें आपको एक ग्लोब का चित्र दिखाया गया है। ग्लोब का जो चित्र है इसमें आपको ग्लोब जो है वो पूरा गोल है, पर हमारी पृथ्वी जो है वो पूरी गोल नहीं है। तो हम इसमें हमारी जो पृथ्वी है वो कहीं पर थोड़ी चपटी और थोड़ी उभरी हुई है। और हमारा जो आप देख रहे हो इस ग्लोब में कहीं पर हरा रंग है, नीला रंग है। हमारा जो पृथ्वी है वो बहुत जगह पर पानी से भरी हुई है और बहुत कम जो है जो ये हरा रंग है वो आप इसमें पढ़ेंगे कि वो कैसे है। तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों हमारा पार्ट 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो बच्चों शुरू कर रहे हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब ध्रुवों का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। चित्र 2.2 हमने आपको बताया था कि आपके इस पृष्ठ पर एक चित्र बना हुआ है ग्लोब का। तो वो ग्लोब का चित्र ये आप देख सकते हैं बच्चों। इसमें भी यही बताया जा रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में उभरी हुई है। और आप कल्पना भी कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया ये ग्लोब का जो एक लघु रूप है उसका वास्तविक प्रतिरूप है। हमारी जो पृथ्वी है वो इस ग्लोब के माध्यम से बच्चों आपको दिखाई जाएगी, बताई जाएगी। अब हम अगले पैरे पर आते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारों जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। तो बच्चों, ये जो ग्लोब है ये विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं।
जैसे आपने कई बार देखा भी होगा, आपको स्कूल में कोई भी आपके यहाँ पर जब एग्जीबिशन लगती है तो वहाँ पर बच्चों को दिखाया जाता है ग्लोब। ग्लोब बहुत बड़े भी होते हैं जिनको एक स्थान पर रखा जाता है, और उस पर क्या होता है बच्चों, अब मैंने आपको ये ग्लोब का जब चित्र दिखाया था तो मैंने बताया था कि इस ग्लोब पर पृथ्वी में क्या है उस सब की जानकारी जो है बच्चों आपको दी जाएगी। तो हम अब यही बता रहे हैं कि जैसे अब जो पहले आपको हम ग्लोब के आकार प्रकार बताते हैं, तो जो ये हमारे ग्लोब हैं वो कैसे होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, पॉकेट में रखने वाले भी होते हैं, कई की रिंग भी बना देते हैं ग्लोब के। तो ऐसे ग्लोब जो हैं, और कुछ ऐसे गुब्बारे की तरह होते हैं जो कि जिनमें हवा भरी होती है और जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर हम बच्चे खेलते हुए आराम से ले जाए जा सकते हैं। तो जो ये बच्चों ग्लोब होता है ये स्थिर नहीं होता है, इसको इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो बच्चों आपने देखा जब कुम्हार मटका बनाता है तो उसके वहां एक गोल गोल होता है, वो उसके ऊपर मिट्टी से वो धीरे धीरे घुमा घुमा के उसको जो है एक चक्रे के ऊपर वो मटका बनाता है। इसी तरह से ही ये ग्लोब होता है और ये घूमता है। और लट्टू, आपके पास खेलने के लिए भी लट्टू होते हैं लकड़ी के छोटे छोटे, जिनको आप ऐसे घुमाते हो वो काफी देर तक घूमते रहते हैं। तो बच्चों ये जो ग्लोब है ये एक आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह का होता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो हमने बताया था ना आपको कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप है, इस पर पृथ्वी पर क्या क्या है वो सब दिखाया जाता है। तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो बच्चों जैसे हमारे पूरी पृथ्वी पर कितना क्षेत्र जल का है, कितना क्षेत्र पर हमारा देश है, कितने पर महाद्वीप है, तो ये सब जो है ग्लोब पर दिखाया जाता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि अब इसमें एक प्रश्न भी आपसे हम पूछते हैं कि जैसे ये प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में कि ग्लोब क्या है, ग्लोब का क्या प्रतिरूप होता है और ग्लोब पर क्या दिखाया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न भी बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब ये प्रश्न आप समझ रहे हैं जैसे ग्लोब पर क्या दर्शाया गया है। तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। आपका ये उत्तर होगा। तो अब आपसे पूछें अगर हम ग्लोब का वास्तविक रूप क्या है, तो ग्लोब का जो वास्तविक रूप है बच्चों, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ आए। दो प्रश्न मैंने इन दो पैराग्राफ में आपको दो प्रश्न बताए, इनके उत्तर भी बताए। अब हम आगे चलते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होगी। आप देखेंगे
कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। तो बच्चों ऐसा है कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना है वो तो बहुत ही कठिन होता है। तो वो कठिन कैसे होता है? अब हम आपको एक बॉल दे देते हैं। आपने प्लास्टिक की बॉल देखी होंगी बच्चों के खेलने की, जो छोटे बच्चे खेलते हैं। वो बड़ी सी बॉल होती हैं, उसमें अलग अलग रंग होते हैं, जैसे लाल रंग की, हरे रंग की, नीले रंग की, ऐसे जो बॉल आती हैं बड़ी बड़ी, जिनसे छोटे बच्चे जो 1-2 साल के होते हैं वो खेलते हैं। वो अगर हम आपको बॉल दे देते हैं, गोला होता है, वो भी बिल्कुल गोले की तरह होती है, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं? तो उस पर हम ये कर सकते हैं, उस पर हम किसी भी स्थान की जो स्थिति है वो कैसे बताएंगे? हम उस पर बिंदुओं से, रेखाओं से अंकित करके हम उस पर आपको बता सकते हैं। क्या होता है, लकड़ी का वो स्टैंड सा होता है, उसमें जो है वो एक बॉल को सुई ऊपर से भी जोड़ देते हैं, नीचे से भी जोड़ देते हैं, और उसमें जो है वो एक बॉल हम जोड़ देते हैं और उसको हम घुमा भी सकते हैं। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने ये ग्लोब है ये खुद बनाना है, बोल लेकर और एक लकड़ी का वो लेकर, और उसमें एक ऊपर कील एक नीचे कील, और उसमें हम फिक्स उसको बिंदु को लगा सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं हम बच्चों, जो आपको बता रहे हैं ना, एक सुई ग्लोब से में झुकी हुई अवस्था में होती है। आपने चित्र ग्लोब का देखा है, उसमें भी आप देख रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति क्या करना है बच्चों? आपने इस ग्लोब को पर जो दो बिंदु हैं जिनसे होकर सुई गुजरती है, एक ऊपर बिंदु एक नीचे बिंदु, तो ये क्या है? ये हमारे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो अब हम जब इस ग्लोब को ऐसे हम उंगली से घुमाएंगे तो ये गोल गोल ऐसे घूमता है। तो ये क्या कैसे घूमता है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर। तो लेकिन आप याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती। आपको भी पता है बच्चों, हमारी पृथ्वी जो है बिल्कुल सतह पर है। तो वहां पर हमें ग्रहों में, जब हमने आपको सौरमंडल का दिखाया था, उसमें हमने आपको पृथ्वी का भी चित्र दिखाया था, वो किस तरह से। तो वो क्या है कि वहां पर कोई सुइयां तो अंकित नहीं थी। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। हमारी पृथ्वी जो है बच्चों वो एक काल्पनिक रेखा है और अपने अक्ष पर ही है जो घूमती रहती है। तो आपको ये समझ आया? हम अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसमें ग्लोब के बारे में ही आपको बताया गया है कि ग्लोब कैसे हमारा ये चित्र में हमने तो ये खुद बनाया हुआ है ना कि ग्लोब, और इस पर हम सारा आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारा का कितना क्षेत्र पानी का है, कहाँ पर देश हैं, कहाँ पर महाद्वीप हैं, कहाँ पर महासागर हैं। तो ये तो हमने आप बच्चों को समझाने के लिए, सबको समझाने के लिए ग्लोब का निर्माण किया है। पर हमारी जो पृथ्वी है वो एक काल्पनिक रेखा पर है और वो अपने अक्ष पर ही घूमती है। वहां पर ऐसे
कोई भी पॉइंट्स नहीं है ऊपर या नीचे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो बच्चों, वो काल्पनिक रेखा क्या है? इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों का एक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में नापा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर भी एक चित्र दिखाया गया है अक्षांश का। तो ये जो हमारे अक्षांश क्या है उसके बारे में आपको बताया गया है। एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को, पृथ्वी का जो उत्तर का भाग है, हम उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों जो हैं बराबर के आधे आधे होते हैं। हमारा क्या है, आपको बताया कि इसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। और इसके उत्तरी भाग, इसमें एक काल्पनिक रेखा है जिसको विषुवत वृत्त कहा जाता है। और पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को बच्चों क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण में स्थित होगा उसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। जैसे कि हम करें कि आपके दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है। तो ये जो काल्पनिक रेखा है, ये अब इनको 2 दक्षिण और उत्तरी उसमें भाग में जो है दर्शाती है। तो हमें पता लग जाता है कि हमारे दक्षिण गोलार्ध में क्या है या उत्तर गोलार्ध में क्या है। तो इससे क्या है बच्चों? ध्रुवों की जो हमारी स्थिति है वो समांतर रेखाएं, ध्रुवों की जो स्थिति है, सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। हमारे विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थिति जो होती है बच्चों, उसको समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश से नापा जाता है। तो बच्चों, आपको हमने विषुवत वृत्त रेखा बता दिया। विषुवत किसे कहते हैं? यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। और वो 2 बराबर भाग कौन से हमारे हैं? वो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? जो हमारे विषुवत वृत्त हैं, विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त भी बनाता है। इसको क्या है बच्चों? ये विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जो स्थिति होती है हमारी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं भी कहते हैं। और अक्षांशों को बच्चों किससे नापा जाता है? अंश से नापा जाता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 भाग है, अतः इसका मापा होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी
अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। तो बच्चों अब इसमें क्या है, इसमें आपको बता रहे हैं कि ये जो विषुवत वृत्त जो है वो 0 अक्षांश को दर्शाती है। तो इसमें आपको अब ध्रुवों के बीच की दूरी और पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का जो 1/4 भाग है उसका माप है 360 अंश का, यानी कि 1/4 यानी 90 अंश। तो 90 अंश का जो है वो उत्तर ध्रुव है और 90 ही अंश का जो है वो अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे तो बच्चों ये जो विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं हम, उत्तरी अक्षांश, और विषुवत वृत्त के दक्षिणी की ओर जो है वो समांतर रेखाओं को हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द बिंदु अक्षर से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि आप पूरा नहीं लिख सकते उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश या उत्तर दक्षिण, तो आप उसको उ डॉट या द बिंदु इससे आप व्यक्त कर सकते हो। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों का ही एक अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्ट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्ट 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो बच्चों आपको इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि उत्तर और दक्षिण को हम पूरा उत्तर और दक्षिण ना लिख के उ और द से संबोधित करते हैं, और जो चंद्रपुर और ब्राजील में दक्षिण अफ्रीका में और बेली हॉरिजॉन्ट में इसका अक्षांश है वो क्या है 20 अंश पर है। लेकिन ये जो चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अक्षांश उत्तर एवं बेलो हॉरिजॉन्ट 20 अंश दक्षिण में स्थित है, इसीलिए इसे हम चंद्रपुर 20 ये ऊपर डिग्री है, इसको अब अंश उत्तर अक्षांश उत्तर जैसे ऐसे स्थित है। तो हम आपको अब चित्र दिखाते हैं 2.2। आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में बच्चों ये उत्तर दिशा का आपको बताया गया है और इसके उत्तरी ध्रुव पर पहले क्या है, ये 80 डिग्री है उत्तर, फिर 60 डिग्री है, फिर 40 डिग्री है, फिर 20 डिग्री है, फिर विषुवत वृत्त भी आपको दिखाया गया है और ये 20 डिग्री दक्षिण भी आपको दिखाया गया है। जैसे जैसे ये पास होता है इनकी ये जैसे 80 था, फिर 60 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 20 हो गया, और दक्षिण में क्या है ये 20 है। तो ऐसे ही इनका जो है वो बच्चों आकांक्षों का जो आकार है वो है घटता जाता है। तो अब ये हमारा आपको समझ में आया। चित्र में आप देख भी रहे हैं कि कैसे पहले उत्तर ध्रुव के साथ 80 था, फिर 60 था, फिर 40 हुआ और फिर 20 हुआ उत्तर ध्रुव में, और फिर दक्षिण में पहले 20 था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। जो हमारी महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं कौन सी हैं? विषुवत वृत्त 0 0, इसको आप बोलेंगे उत्तर ध्रुव। 90 डिग्री बोल सकते हैं आप इसको उत्तर, तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। तो बच्चों ये तो अभी हमने आपको उत्तर तथा दक्षिण बताई थी और विषुवत वृत्त बताया था। इसके अलावा भी बच्चों 4 अतिरिक्त महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। वो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जो कि उत्तरी गोलार्ध में जो हमारी कर्क रेखा है वो 23/1/2 उत्तर में, और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा है। कर्क रेखा हमारी कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, और वो है 23/1/2 उत्तर में। और दूसरी हमारी कौन सी है बच्चों? दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। मकर रेखा भी हमारी क्या है? मकर रेखा है हमारी 23/1/2 दक्षिण में। तो बच्चों समझ में आ गया। 2 हमारी और भी जो है वो है, और जबकि हमने आपको क्या बताया, हमारी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। तो पहली तो होगी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, और दूसरी है दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा। और इनका माप क्या दिया हुआ है? 23/1/2 उत्तर में, और दक्षिण गोलार्ध का मकर रेखा, उत्तर में तो कर्क रेखा है बच्चों और दक्षिण में मकर रेखा है। तो कर्क रेखा का है 23/1/2 उत्तर, और दक्षिण में मकर रेखा का है 23/1/2 दक्षिण। तो 2 और आपको बताया था हमने 4 हैं, तो 2 तो ये हो गई। अब तीसरी हमारी है विषुवत वृत्त के 66/1/2 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब विषुवत वृत्त के 66, क्योंकि 23 तो उसमें था, तो ये हो गया 66/1/2 उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66/1/2 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। 2 हमने वो बताया था, उसके बाद आपको ये 4 और बताया है। अब आपको यहाँ पर इस पृष्ठ पर बच्चों चित्र भी आप देख रहे हो। चित्र में क्या है? सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र में फैलता है। फिर तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक फैलता है। तो ये आप चित्र में देख भी रहे हैं कि कैसे उन्होंने प्रकाश को कम या ज्यादा किस तरह से फैलाया है। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है पृथ्वी के ताप कटिबंध। हमारे पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या होते हैं ये हम पढ़ते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की तरह सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो बच्चों इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, इसमें जो ये पृथ्वी के ताप का कटिबंध
अब ये हमारा जो इसका हेडिंग थी, ये पृथ्वी के ताप का कटिबंध। तो इसमें बच्चों आपको क्या बता रहे हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर को क्या है, हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक जो है गर्मी होती है, तो ऊष्मा हमें अधिक प्राप्त होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। अब और जो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य जो है बच्चों वो सिर के ऊपर नहीं होता है, और क्या होता है, ध्रुव की तरह सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या हैं, तिरछी होती हैं। और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के जो बीच में तापमान जो है वो क्या रहता है बच्चों, मध्यम रहता है। जब तापमान मध्यम होगा तो वहां पर थोड़ी ठंड होगी, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो बच्चों हमने आपको पहले ये पढ़ाने से पहले पृथ्वी के ताप कटिबंध, हमने आपको यहाँ 2 चित्र के बारे में बताया था। एक जो टॉर्च से सीधा लाइट जा रही है तो उसका जो प्रकाश है वो कम क्षेत्र में था, वैसे ही सूर्य जब ठीक सिर के ऊपर होगा तो वहां पे क्या होगा, गर्मी जो है बहुत तेज लगेगी। और जब सूर्य का प्रकाश अब टेढ़ा जाएगा तो वो चारों तरफ फैल जाएगा, जिससे कि क्या होगा, फिर वहां पर जो है ठंड, जो बच्चों वहां पर ज्यादा गर्मी नहीं होगी क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत दूर दूर तक फैल गई, तो वहां का जो तापमान होगा वो मध्यम होगा। तो इसीलिए उन्होंने इसको क्या बोला, शीतोष्ण कटिबंध। तो बच्चों ये आपके इसमें ये 2 प्रश्न भी बन सकते हैं कि उष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है और शीतोष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है। आपके बच्चों जब प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं 2 नंबर के, 3 नंबर के, तो आप 1 नंबर के, तो उसमें आपसे ये प्रश्न जो है मैं आपको बीच बीच में बच्चों प्रश्न भी बताती रहती हूँ कि इस पैराग्राफ में आपके ये प्रश्न बना है। तो आपको ये सब ध्यान से सुनना है कि मैंने आपको कौन कौन से प्रश्न बताए हैं। ये आपके जब पाठ खत्म होता है तो वहां पर भी आपके प्रश्नावली होती है, उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए होंगे। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। अब बच्चों पहले हमने आपको उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बताया। अब जो है ये है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्या है बच्चों, शीत कटिबंध है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में जो है बच्चों क्या होता है, ठंड जो है वो बहुत कम होती है, और यहाँ जो सूर्य है वो क्षितिज से ऊपर नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। तो बच्चों आपको समझ में आया ये उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो हम आगे बढ़ने से पहले बच्चों आपको बताएंगे, फिर एक ग्लोब का चित्र बना हुआ है, इसमें क्या है, इसमें जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 150, 180, 150, 180, 90, 60, 30 ऐसे लिखा हुआ है, और उसके सिरे पर क्या है, उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव
आपको ये आपने ये चित्र देखा। अब इस चित्र में क्या है बच्चों, ये चित्र हमारा किस चीज को दर्शा रहा है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये है हमारा देशांतर क्या है। तो बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे अब देशांतर हमारा क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री 00 दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या मोत्तर कहते हैं और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों से मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलते हैं। तो बच्चों ये हमारा है देशांतर। इसके बारे में हमने आपको क्या बताया, इसमें हमने पढ़ा पैराग्राफ में कि एक स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांशों के अतिरिक्त भी हमें कुछ और जानकारियां जरूरी होती हैं। जैसे कि प्रशांत जो हमारा महासागर है उसमें क्या स्थित है, उसमें एक टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले सभी संदर्भ रेखा से पूर्व एवं पश्चिम की ओर इनकी दूरी का ज्ञात होना आवश्यक है कि इनकी दूरी कितनी है। और इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतरों के अक्षांशों में मापा जाता है। जैसे आपको चित्र में देख रहे हैं ना कैसे नापा गया है, ये नापा गया है उन्होंने, जैसे 180 है, फिर उसके बाद कितने स्थान को छोड़कर वो 150 हो रहा है, फिर वो 120 हो रहा है, फिर वो 90 हो रहा है, फिर वो 60 हो रहा है। तो ऐसे दूरी के हिसाब से बच्चों इसको मापा जाता है। आगे अब हम बढ़ते हैं। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। जैसे जैसे ये दूरी जो क्यों आपने एक तरफ देखा है कि 180 से 150 है, फिर 120 है, फिर 80 है, ऐसे जो है वो ध्रुव से धीरे धीरे कम हो रही है। आपने दोनों तरफ देखा है, एक तरफ 150 है तो वो 120 हो गया, फिर 90 हो गया। ऐसे ही आप उस ग्लोब में देख रहे हो तो दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर क्या हो जाती है बच्चों, घटती जाती है और फिर ध्रुवों पर ये शून्य हो जाती है। जहां पर उत्तरी ध्रुव आपको दिखाया जा रहा है उसके बाद फिर जो है उनकी दूरी कम होते होते नीचे शून्य भी आपको दिखाया जा रहा है, जहां सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलते हैं। तो बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया। आपको ना इसमें बच्चों एक दिखाया गया है, आओ कुछ करके सीखें। तो आप इसको हम पढ़ते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि क्या है। बता रहे हैं, एक वृत्त खींचिए। आपको एक गोला बनाना है
और मान लीजिए कि प्रमुख यमोत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। आपने मान लिया कि इसको यह क्या कर रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। एक जो है पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को रंग कर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए जिसे विषुवत वृत्त 2 बराबर भागों में बांटो। अब उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को भी रंग दो। तो बच्चों, आपने अगर ये जल्दी समझना है तो आप ऐसे 2 वृत्त बना सकते हैं और उस वृत्तों में क्या कर सकते हैं, आप उसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। रंग कर आप नाम अंकित कर दो एक जो वृत्त बनाया है, और दूसरे वृत्त को आपने क्या करना है, विषुवत वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटना है। एक क्या है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा क्या है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो ऐसे आपको बच्चों बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। उसमें क्या है, अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमयोत्रों की लंबाई क्या होती है बच्चों, समान होती है। इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो बच्चों ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जो हमारी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमयोत्रों की लंबाई जो क्या होती है, वो है समान होती है। इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तब इनको क्या है बच्चों, मुख्य संख्याओं में क्यों कठिन होता है, तभी सब देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित, से गुजरने वाले यमोत्रों से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो बच्चों उसको उन्होंने कैसे किया, उन्होंने किया कि सभी देशों ने क्या निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर उन्होंने अपनी गिनती को शुरू किया। इस यमोत्तर का प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। तो पहले कहा पूर्व से लेके पश्चिम तक की गिनती उन्होंने शुरू की, तो इसको उन्होंने क्या कहा, इसको उन्होंने प्रमुख या मयोत्तर कहा। इसका मान जो था वो क्या था, 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। तो हम बच्चों इसकी कैसे इसको क्या बोलते हैं, हम इसको प्रमुख यमोत्तर, और ये क्या है 0 देशांतर से, और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करेंगे, और प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो बच्चों आपको हम बता रहे हैं कि पहले हमने जैसे आपको बताया था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध को उ और द से उन्होंने अंकित किया है, बताया है। पूरा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध लिखने के बजाय उन्होंने उ और द का प्रयोग किया। ऐसे ही पूर्व और पश्चिम गोलार्ध को उन्होंने क्या बताया है, पूर्व के लिए उन्होंने उ अक्षर का प्रयोग किया है और पश्चिम के लिए उन्होंने प अक्षर का प्रयोग करके बताया है आपको। और यह आपके लिए बहुत ही एक रोचक बात है कि जो 180 डिग्री पर
पूरब और 180 डिग्री पर पश्चिम यमोत्तर जो हैं वो हमारे एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे उन्होंने हमें समझाया है, कितने अच्छे प्रकार से। तो बच्चों, ये जो हमारे जितने भी रेखाएं हैं और दिशाएं हैं, इनके सब की जानकारी प्राप्त करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश या समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमयोत्रों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अब आपको एक और चित्र यहाँ ग्रिड का दिखाई दे रहा है, उसमें आपको बताएंगे कि समांतर जो हमारी रेखा है और देशांतरीय हमारे जो क्या है यमयोत्रों के द्वारा ये ग्रिड को बनाया गया है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में उभरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब आपको उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। ये बिंदु ध्रुवी की सही स्थिति होगी। तो बच्चों, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि असम में जो ध्रुवी है वो क्या है, 26 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है। अब उस बिंदु को आप देखें जहां ये दोनों रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को काटती हैं। और इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें बच्चों ये पता लगेगा कि यह बिंदु जो हैं वो ध्रुवी की हमें क्या बताएंगे, सही स्थिति को बताएंगे। अब हम आगे बताते हैं आपको। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचनी है, जो आपको चित्र 2.7 में दिखाई गई है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, ड अक्षरों से व्यक्त करें। तो बच्चों, आपको समझाने के लिए ये क्या बता रहे हैं कि आपको एक कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो हैं वो खींचनी है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1, 2, 3, 4। और क्षैतिज रेखाओं की जो संख्या है वो क्या अक्षरों में होनी चाहिए, जैसे क, ख, ग, ड ऐसे। तो इनको आपने अक्षरों से व्यक्त करना है। और फिर क्या करना है बच्चों, जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर बच्चों आपको छोटे वृत्त खींचने हैं, जैसे छोटे छोटे गोले बनाने हैं। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स तथा ध नामों से व्यक्त करना है। अब आपने इनको किन नामों से व्यक्त करना है, जो आपने ये छोटे छोटे जो वृत्त बनाए हैं इनको आपने अ, भ, स तथा ध नामों से व्यक्त करना है। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं एवं देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को जो है बच्चों वो व्यक्त करती हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया। अब आपको बच्चों एक चित्र दिखा रहे हैं हम। चित्र ये है विश्व के समय क्षेत्र। ये आपके हमारे जो चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, हमारा विश्व का जो है हमारा समय क्षेत्र। इस चित्र में हम आपको क्या दिखाएंगे बच्चों, इस चित्र में आप बच्चों देखेंगे कि समय क्षेत्र, आप इसमें ही कुछ समझ गए होंगे इस नाम से कि हमारा जो समय क्षेत्र वो किस तरह से आप देखेंगे। इस चित्र में आपको पीला रंग और हरा रंग दिखाई दे रहा है
और इस चित्र में बच्चों क्या देख रहे हैं हम? प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये कहाँ कहाँ पर है, और इसके बाद आगे पीछे क्या है, ये सब आपको दिखाया जा रहा है। और इसमें बच्चों आप क्या देख रहे हैं? इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में बच्चों अंतर्राष्ट्रीय हमारे तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को भी दिखाया जा रहा है। इसमें आप प्लस माइनस से नंबर भी देख रहे हैं कि +12 है, +12, +13, आगे पीछे, और -10, -11, -10, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। और इसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड है, और इसमें जो है ये जो -4, 1/2, -5, -3, ऐसे ये सब आपको दिखाया जा रहा है। फिर इसमें चीन का भी है, यहाँ पर क्या है +8, भारत हमारा जो है, भारत का आपको नक्शा चीन के पास दिखाई दे रहा है। इस नक्शे में बच्चों भारत के में +5, 1/2 दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही +6 और 1/2 ऐसे आपको ये सब दिखाया गया है। तो बच्चों आपको ये चित्र देखकर कुछ समझ में आया कि इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? महासागर दिखाए गए हैं, भारत का चित्र भी दिखाया गया है, और आपको अब हम इसके बारे में बताते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त अक्ष उत्तरी अक्षांश तथा एक पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। तो बच्चों अब इस चित्र के बाद आपने क्या करना है? वृत्त में अ ख ग हमने बताया था ना कि आप यहाँ पर 1 2 3 अंकित करो, और इसको आप क ख ग और फिर अ ख ऐसे हमने यहाँ पर अंकित किया, और उनको हम उसके अनुरूप हम क्या कर सकते हैं? रेखाओं के बारे में हम जो है कैसे इनको व्यक्त किया गया है इसको हम समझ सकते हैं। तो बच्चों आपको ये ऊपर मैंने बताया ही है इस चित्र के बारे में कि कागज पर हमने जो है समान दूरी वाले क्षितिज तथा ऊर्ध्व रेखाएं खींची हैं, और ये ऊर्ध्व रेखाओं की संख्या जो है वो क्या है बच्चों? क्या 1 2 3 4 है, और क्षितिज वालों की क ख ग है, और ऐसे ही जो है ये एक दूसरे को काटती हैं। और जहां पर हमने छोटे छोटे वृत्त बनाए हैं, इन वृत्तों को हमने अ ब स ध का नाम लिया है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों हमारा देशांतर और समय। अब आपके लिए ये बहुत ही रोचक है, क्योंकि हम आपको भी ये होता है कि हमें समय के बारे में कैसे पता चला, कि समय को कैसे बनाया गया, कि कब दिन के 12 बजे हैं, कब रात के 12 बजे हैं। तो समय की जानकारी और समय के बारे में किसने सबसे पहले बताया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा है देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थिति प्रमुख यमोत्तर
पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। इसमें क्या बता रहे हैं हम, समय को जो मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी कैसे है वो आपको बताते हैं हम। चंद्रमा एवं ग्रहों की तो क्या होते हैं बच्चों, गति होती है कि चंद्रमा ने इतने समय में इतना अपने अक्ष पर घूमा। और जो हमारा सूर्य उदय और सूर्य अस्त जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन सूर्य हमें दर्शन देते हैं और शाम के समय सूर्य क्या करते हैं, छिप जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, सूर्यास्त कहलाता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में जो समय निर्धारण है वो क्या है, सबसे अच्छा साधन। सबसे अच्छा साधन बच्चों कैसे माना गया है, सबसे अच्छा जो साधन वो इसलिए माना गया है, हमें समय का जो अनुमान है बच्चों वो सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय लंबी होती है। तो बच्चों क्या है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त में जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सबसे लंबी होती है। तो ग्रीनविच पर जो हमारी स्थित यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थिति सभी स्थानों में क्या होगा, उस समय दोपहर का समय होगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आया कि समय के बारे में कैसे पता चला। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतः वे जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। तो बच्चों यहाँ एक चित्र भी है 2.8। तो बच्चों ऐसा है कि हमारे पूर्व पश्चिम और जितने भी आपको भी पता है, आपके यहाँ भी बहुत से आपके जानने वाले बाहर रहते हैं या आप टीवी में भी देखते हैं कि जब हमारे यहाँ सुबह होती है तो अमेरिका है या वहाँ पर रात होती है। तो ऐसे ही अक्षांशों पर के अनुसार जो है वो समय को निश्चित किया गया है। जैसे जापान है वहाँ के और हमारे यहाँ के समय में 5 घंटे का अंतर है। हमारे यहाँ पर अगर 11 बजे हैं तो 5 घंटे बाद जापान का समय होगा। हमारे यहाँ अगर सुबह के 11 बजे हैं तो जापान में बच्चों उस समय क्या समय होगा, वहां पर शाम के 4 बज रहे होंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ पर अगर सुबह के 8 बज रहे हैं तो बच्चों आपको पता है न्यूजीलैंड भी देश है, वहां पर क्या समय होगा,
वहां पर दोपहर के 3 बज रहे होंगे। तो ऐसे ही बच्चों जो हमारे ये जो हमारे जो ये पृथ्वी पर जो अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, उसमें क्या है, वह 1 घंटे में बच्चों कितना घूमती है, 15 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय आपको बताया। ऐसे ही बच्चों हर देश से हमारे देश का जो वो क्या है, समय का बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर किस वजह से है? यह अंतर बच्चों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने से ये अंतर को दर्शाता है। तो आपको समझ में आया ये कि ये समय का जो हेर फेर है वो पृथ्वी के ही अपने अक्ष के घूमने के आधार पर ही निश्चित है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। तो बच्चों आपको पता है दोपहर के 12 बजे जो सूर्य है वो कहाँ होता है? वो उच्चतम बिंदु पर होता है। तो जब भी आप देखें सूर्य उच्चतम बिंदु पर है तो उस समय क्या बज रहे होंगे? उस समय दिन के 12 बज रहे होंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यमयोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि सभी स्थानों का स्थानीय समय जो है वो देशांतरीय यमयोत्तर पर समान होता है। तो देशांतर और समय ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है बच्चों? हमारा अगला पॉइंट है, हम मानक समय क्यों मानते हैं? अब बच्चों मानक समय क्या है आपको इसके बारे में हम बताएंगे। मानक समय हम शुरू करते हैं। अलग अलग यमयोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमयोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमयोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82/1/2 पूर्व, 82 डिग्री 30 पूर्व को मानक यमयोत्तर माना गया है। इस यमयोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों अब हम आपको ये मानक समय के बारे में बताएं। तो बच्चों मानक समय कैसे, मानक समय हम मानक समय क्यों मानते हैं? मानक समय मानने का बच्चों क्या है, अलग अलग जो है हमारे यमोत्तर पर जो स्थित स्थान के स्थानीय समय में क्या है बच्चों, अंतर होता है। जैसे देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी भी तैयार करना जैसे बहुत ही कठिन होता है। बच्चों आपको यहाँ पर एक चित्र भी दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या है, भारत का चित्र है और चित्र में बच्चों आप देख रहे हैं 66 डिग्री पूर्व, 82/1/2 पूर्व, 98 डिग्री पूर्व। ये हमारा भारत का जो
यमयोत्तर है 82, 1/2 पूर्व में सीधी रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मानक यमयोत्तर। तो बच्चों चित्र के द्वारा आपको समझना जो है वो ज्यादा ही आसान हो जाता है। तो इसी के आधार पर जो है वो रेलगाड़ियों की समय सारणी को तैयार करना बहुत ही कठिन होता है। भारत में जो है गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य से होकर गुजरने वाली किसी भी यमयोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो इन्होंने बच्चों आपको चित्र में भी दिखाया है ना, मानक यमयोत्तर। उन्होंने गुजरने वाली इसको क्या बताया बच्चों, ये कहाँ से, ये कितने उस पर गुजर रही है, 82/1/2 पूर्व। आप चित्र में भी बच्चों आप देख रहे हो। तो इसे भारतीय मानक समय के नाम से क्या है, जाना जाता है। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। यह एक बच्चे के बारे में आपको बता रहे हैं कि बच्चा आपको कैसे आसान उसमें समझाता है कि कबीर जो है वो भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। तो बच्चों ये क्या है, वो बच्चा क्या कर रहा है, अपने मित्र को बता रहा है कि वो आज रात को नहीं सो पाएंगे। उसका क्या कारण है, उसका कारण है कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच जो है वो लंदन में 2 बजे होगा। 2 बजे दोपहर के समय शुरू होगा। लंदन में बच्चों 2 बजे दोपहर के समय जो क्या है, भारत और इंग्लैंड का मैच जो है वो शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो बच्चों आपको मैंने कई देशों के समय के अंतर के बारे में बताया था पढ़ाते हुए कि जापान में, न्यूजीलैंड में, ऐसे हमारे यहाँ कितने कितने घंटों का अंतर है। तो ऐसे ही बच्चों वो बच्चा अपने दोस्त को क्या बता रहा है कि आज जो लंदन में मैच होगा भारत और इंग्लैंड का, वो लंदन में तो बच्चों दोपहर के 2 बजे शुरू होगा और उस समय हमारे भारत में क्या समय होगा, 7:30 बज रहे होंगे। तो बच्चों आपको पता है मैच पूरे दिन का होता है। तो अगर वो पूरे दिन का मैच है, वनडे मैच जिसको आप लोग बोलते हो, अगर वो दोपहर के 2 बजे शुरू होगा तो वो लगभग 9 या 10 बजे रात में उनके अनुसार खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे जब यहाँ पर 7:30 बजे शुरू होगा तो सोचिए वो सुबह के समय ही खत्म होगा। तो इसीलिए उसको क्या है, अगर उसको मैच देखने का बहुत शौक है तो वो पूरी रात वो मैच देखेगा, इस वजह से वो सोएगा नहीं। तो बच्चों अब भारत और वहां के समय में कितना अंतर है? तो बच्चों हमारे भारत से और लंदन के समय में 5.5 घंटे का जो है वो अंतर है। तो आपको समझ में आ गया। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो बच्चों आपको बता ही दिया मैंने कि ये 5.5 घंटे का जो है अंतर है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है।
पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो बच्चों, जैसे ही देशों में जो दूर के देश हैं और हमारे भारत देश से समय में अंतर है, तो ऐसे ही बच्चों जो रूस ने है अपने जो उसको मानक समय जो है देशांतरीय जो उदाहरण के लिए जैसे बच्चों हम आपको बताते हैं, रूस ने 11 मानक समयों को अपनाया और इसमें जो पृथ्वी के एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा और इस प्रकार प्रत्येक समय क्या है बच्चों, वो क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को ही घेरता है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया हमारा पार्ट ग्लोब और क्या कहते हैं हम इसको, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये हमारा जो पार्ट था बच्चों, ये आपको हमने पूरा अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया। अब हम इसका अभ्यास करते हैं और तो बच्चों अब हम इसका अभ्यास करेंगे। मैंने आपको बीच में भी कुछ प्रश्न बताए गए थे कि वो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो आशा है आप सबने उन प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा। अब हमारे ये जो पाठ के अंत में अभ्यास दिया गया अब उसको हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो आपको बहुत छोटे ही इनके उत्तर देने हैं, जैसे पृथ्वी का सही आकार क्या है। हमारी पृथ्वी का सही आकार क्या है बच्चों, ये हमने आपको 2 बार पाठ 1 में भी बताया और ये पाठ 2 का भी प्रश्न है। पृथ्वी का आकार बच्चों, इसका उत्तर है पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोल नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो बच्चों आपको समझ में आया पृथ्वी का आकार हमारा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब, इसका उत्तर है पृथ्वी के स्वरूप और आकार को समझने के लिए लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप बनाया गया है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। यह आकार में गोल और घुमावदार होते हैं। ग्लोब में देशों, महाद्वीपों, महासागरों की स्थिति को देखा जा सकता है। तो बच्चों समझ में आया आपको ग्लोब किसे कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो बच्चों कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23/1/2 डिग्री है। तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23/1/2 है डिग्री है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन है? कौन से हैं पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध? पृथ्वी के 3 कटिबंध निम्नलिखित हैं। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो बच्चों आपको समझ में आ गया पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? तो बच्चों हमारा इसका उत्तर होगा अक्षांश रेखाएं एवं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई होती हैं और यह रेखाएं पूर्ववृत्त होती हैं। देशांतर रेखाएं दोनों भूगोलीय ध्रुवों उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव के बीच खींची गई काल्पनिक रेखाओं का समूह है।
ध्रुवों की तरफ जाने पर इन रेखाओं के बीच की दूरी कम होने लगती है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया? इनकी दूरी जो है जब कम होने लगती है तो ये हमारा प्रश्न बच्चों, इसका उत्तर ये था। अब आगे है हमारा ऊष्मा की सबसे अधिक। अभी पहले हमने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होता है इसका प्रश्न का उत्तर लिखवाया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए बच्चों। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच पाया जाता है और इस क्षेत्र के प्रत्येक भाग में साल में कम से कम एक दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अतः उष्णकटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न है, जब भारत में शाम को 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? तो बच्चों, अब आपको उसका उत्तर देना है। तो हमने आपको अभी बताया है, समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं की स्थिति से होता है। भारत की भौगोलिक स्थिति लंदन से 82.5 डिग्री पूर्व में अवस्थित है, जिसके अनुसार भारत का मानक समय लंदन के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अतः जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। तो बच्चों, आपको ये प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अब हम आगे करते हैं, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तो आपको ये प्रश्न दिया हुआ है, इसके नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, क ख ग। इनमें से जो सही है आपने उस पर टिक का निशान लगाना है। तो हमारा पहला है, प्रमुख यमोत्तर का मान क्या है? प्रमुख यमोत्तर का बच्चों क्या मान है? प्रमुख, आपको इसमें प्रमुख यमोत्तर का मान बताना है। 90 डिग्री, 0 डिग्री और 60 डिग्री। तो प्रमुख यमोत्तर का मान जो होगा वो 0 डिग्री। ख पर आपको टिक लगाना है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो बच्चों, आपको शीत कटिबंध बताना है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? हमारे प्रश्न में है, इसका उत्तर है ध्रुवों के निकट, विषुवत वृत्त के निकट या कर्क रेखा। तो इसका सही उत्तर होगा क, ध्रुवों के निकट शीत कटिबंध जो है वो पाया जाता है। तो आप बच्चों को ध्रुवों पर टिक का निशान लगाएं। अब है, देशांतरों की कुल संख्या क्या है? अब आपको यहाँ पर क्या बताना है? देशांतरों की कुल संख्या वो क्या है? 360, 180, 90। तो बच्चों क्या आएगी इसमें? 360। क पर टिक का निशान लगाएं। अब हम अगला उस पर आते हैं बच्चों। दक्षिण ध्रुव स्थित है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में या पूर्वी गोलार्ध में। तो बच्चों, दक्षिण ध्रुव कहाँ पर स्थित होगा? दक्षिण गोलार्ध में। अब हम आगे आते हैं, ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमयोत्रों का
कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव का। तो आपको अब इसमें क्या बताना है? ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड जाल है अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमयोत्रों का। तो बच्चों आपको समझ में आया ये जो हमने टिक के निशान लगाए हैं। अब हमारा आगे है खाली स्थान भरो। तो अब आपको ये खाली स्थान भरने हैं। मकर रेखा डैश पर स्थित है। तो मकर रेखा बच्चों कहाँ पर स्थित है? मकर रेखा स्थित है 23.1/2 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। भारत का मानक यमयोत्तर है डैश है। भारत का मानक यमयोत्तर 82 डिग्री 30 पूर्व में है। तो आपको समझ में आ गया एक खाली स्थान। आगे है 0 डिग्री यमयोत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री यमयोत्तर को प्रमुख यमयोत्तर के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी, अगला खाली स्थान है बच्चों हमारा। देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती जाती है। तो इसका उत्तर होगा देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उत्तर ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो बच्चों आपको ये जो प्रश्न उत्तर है अच्छे से समझ में आए। हमने ये आपको करवाए हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों इसमें वो दिया हुआ है कि बाहर, इसमें आपको एक चित्र दिया हुआ है अगले पृष्ठ पर। उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ऐसे ग्लोब वृत्त पर, और फिर 23 डिग्री 1/2 उत्तर पूर्व के बीच में, और फिर दक्षिण और पूर्व के बीच में 23 1/2। फिर बच्चों दिया गया है दक्षिण और पूर्व के बीच में 23/2 1/2, फिर उत्तर और पूर्व के बीच में 23 1/2। ऐसे आपको ये बताया गया है। और दूसरे में ये उत्तर और दक्षिण और कुछ रेखाएं खींची गई हैं। आपको बच्चों इसके बारे में बताया भी गया है। भाग में चिन्हित कैसे करें कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब उत्तर एवं दक्षिण रेखा पर उन वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उत्तर दक्षिण रेखा को मिला दें, सिल दें। अब 12 अर्ध वृत्त बनते हैं। मान ले कि एक वृत्त ग्रीनिच यमोत्तर, प्रमुख यमोत्तर जो 0 डिग्री को दर्शाता है, यहाँ से छठा अर्ध वृत्त 180 डिग्री यमयोत्तर होगा। दोनों तरफ 0 तथा 180 डिग्री के बीच 5 अर्धवृत्त होंगे जो 180 डिग्री की दूरी पर पूर्व एवं पश्चिम देशांतर हैं। ध्रुवों को दिखाने के लिए उत्तर दक्षिण रेखा के दोनों छोरों पर पिन लगा दें। पूर्व पश्चिम बिंदुओं को छूता हुआ एक रबड़ बैंड लगा दें जो कि विषुवत वृत्त को दर्शाएगा। पूर्व पश्चिम बिंदुओं के 23 1/2 उत्तर एवं दक्षिण बिंदुओं पर 2 रबड़ बैंड लगा दें जो कटिबंध को दर्शाएंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ये कैसे करते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये ग्लोब अक्षांश देशांतर पाठ जो है अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।